Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 25th June 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about 14th BRICS Summit, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले briefly देख लेते हैं BRICS है क्या. So BRICS is an acronym for grouping of 5 countries. They are Brazil, Russia, India, China and South Africa. और ब्रिक्स की लीडर्स समिट हर साल होती है और वही ब्रिक्स की 14th लीडर समिट अभी हाल फिलहाल में हुई है, जिस कारण से ये आर्टिकल हम कवर कर रहे हैं. इनिशियली ब्रिक्स ना होकर के दिस ग्रुपिंग वाज ब्रिक, क्योंकि साउथ अफ्रीका ज्वाइंट लेटर. तो ब्रिक समिट, द फर्स्ट ब्रिक समिट वाज हेल्ड इन 2009 in Yekaterinburg, Russia, and then South Africa joined this BRIC grouping in 2010. Afterwards, it is known as BRICS. Chairmanship of BRICS is rotated annually. तो हर साल chairmanship BRICS की rotate होते रहती है in accordance with the acronym itself. फॉर एग्जाम्पल chairmanship ब्राज़ील के पास होगी तो अगली बार रशिया के पास, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर अगेन इट विल कम टू ब्राज़ील. फॉर एग्जाम्पल 2021 में chairmanship was with India and that is why 2022 में chairmanship is with China. अभी let us understand about BRICS शेरपा also. देखो BRICS शेरपा इस साल जनवरी महीने में कराया गया था BRICS शेरपा मीटिंग. उसका मेन पर्पस था कि जो भी चेयर कंट्री कर रहा है ब्रिक्स की, उस कंट्री को थैंक्स गिविंग के लिए. तो फॉर एग्जांपल इंडिया वाज होल्डिंग चेयर ऑफ ब्रिक्स फॉर द ईयर 2021. तो इंडिया की थैंक्स गिविंग पर्पस के लिए ये ब्रिक्स शेरपा सबमिट कराया गया था इन जनवरी 2022. तो इस बात को याद रखना. हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ ले प्रीलिम्स में कि ब्रिक्स शेरपा है क्या. रीड इट. द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग ऑफ 2022 was held virtually on January 18-19, 2022 with members thanks giving India for its BRICS chairship in 2021. और उसके बाद chairmanship of 2022 was passed to China. ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देख लीजिए. ब्रिक्स पे कभी सवाल आ जाए तो लिखने में हेल्पफुल रहेगा. 40% of world's population belongs to these 5 countries. 25% of global GDP also belongs to these 5 BRICS countries. 2 of the fastest growing economies, one of the largest economies are part of BRICS only. They are India and China. अगर ब्रिक्स ग्रुपिंग को आप देखें तो इसका मेन एजेंडा है टू रीबैलेंस इंटरनेशनल सिस्टम. जो इंटरनेशनल सिस्टम अभी तक है या ग्लोबल ऑर्डर है, इट इज़ कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय वेस्ट कंट्रीज़, वेस्टर्न यूरोपियन एंड यूएस. ये कंट्रीज़ ग्लोबल ऑर्डर को डोमिनेट करते हैं. चाहे ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर की बात की जाए, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, स्पेशली यूएस का. तो इस तरीके का जो भी ग्लोबल ऑर्डर है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए और ग्लोबल ऑर्डर को इन जनरल ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जाए. दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स. इसी डायरेक्शन में एक मेजर डिसीजन लिया गया था ब्रिक्स के 6th समिट में, जो फोर्टिलेजा ब्राज़ील में हुआ था, इसलिए इसको कई बार हम लोग फोर्टिलेजा समिट भी कहते हैं. तो 6th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन फोर्टिलेजा, वहाँ पे फोर्टिलेजा डिक्लेरेशन किया गया था. इन फोर्टिलेजा डिक्लेरेशन द ब्रिक्स कंट्रीज डिसाइडेड टू सेट अप अ न्यू बैंक, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, या कभी कभार उसको ब्रिक्स बैंक भी कह देते हैं. दिस ब्रिक्स बैंक्स कुड बी सीन एज एन ऑल्टरनेटिव टू वर्ल्ड बैंक. और वही फोर्टिलेजा समिट में कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट अनाउंस किया गया था, विच कुड बी सीन एज एन ऑल्टरनेटिव टू IMF. जिस तरीके से IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के सिनेरियो में हेल्प करता है कंट्रीज़ को विथ बेल आउट, उसी तरीके से कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट में $100 बिलियन का फंड बनाया गया है इन ऑर्डर टू हेल्प कंट्रीज़ इन केस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. तो मुद्दा ये है कि जो मेन गोल है ब्रिक्स का वो है रीबैलेंसिंग इंटरनेशनल सिस्टम एंड लिमिटिंग द डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न कंट्री. जो इस कारण से जो भी ग्लोबल ऑर्डर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो वेस्ट डोमिनेटेड हैं, उसका एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म
या ऑल्टरनेटिव ऑर्डर ब्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल कुछ दिनों पहले इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं S&P, मूडी, फिच, इन रेटिंग एजेंसीज के रेटिंग के मेथड पे भी ब्रिक्स कंट्रीज़ ने क्वेश्चन रेज किए थे कि कहीं ना कहीं ये जो रेटिंग है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हो रहा है। दैट इज़ वाई ब्रिक्स कंट्रीज आर कमिंग अप विद देयर ओन रेटिंग सिस्टम। So this is another example to prove कि how BRICS is trying to create a parallel order or is trying to shift the global order which is completely dominated by the Western countries. The current news is related to this 14th BRICS summit that was recently held and was hosted by China. जैसा कि मैंने आपको बताया 2022 की चेयरमैनशिप चाइना के पास है, तो 14th BRICS summit चाइना ने होस्ट किया था। This was done in virtual format. 14th BRICS summit का थीम है फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए 14th ब्रिक्स समिट में वो यहाँ पे मैंने ब्रीफ में दे रखे हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। ब्रिक्स ग्रुप टू सपोर्ट डायलॉग बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। तो रसिया यूक्रेन क्राइसिस एक मेजर फॉल्ट लाइन बन चुका है ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच में। इट हैज़ मेड डिफ़िकल्ट फॉर कंट्रीज ब्रिक्स यूनिट्स टू हैव अ कंसेंसस ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। तो रसिया और यूक्रेन के बीच में डायलॉग प्रमोट कराया जाएगा ब्रिक्स प्लेटफॉर्म की मदद से। पीएम मोदी कॉल्स फॉर कोऑपरेशन पोस्ट कोविड रिकवरी। सी जिनपिंग कॉल्स ऑन मेंबर्स टू रिजेक्ट कोल्ड वॉर मेंटेलिटी। तो ये चाइना का तो हमेशा फॉर्मल स्टेटमेंट रहता है कि भाई कोल्ड वॉर मेंटेलिटी को रिजेक्ट करो, मतलब ब्लॉक सिस्टम में सोचना छोड़िए कि आइदर यूएसएसआर और यूएस। पूरी दुनिया वैसे ही, चाइना के हिसाब से पूरी दुनिया फिर से वैसे ही हो रही है, ब्लॉक मेंटेलिटी प्रमोट कर रही है कि आइदर चाइना ग्रुप और यूएस ग्रुप। तो सी जिनपिंग सेज प्लीज़ गिव अप ऑन दैट मेंटेलिटी, कोल्ड वॉर मेंटेलिटी। वो बात अलग है कि कोल्ड वॉर जैसे सिनेरियो चाइना ही क्रिएट कर रहा है। ट्रीटी हैज़ बिन प्रपोज्ड ऑन ब्रिक्स प्लेटफॉर्म टू कॉम्बैट ऑल टेरर फाइनेंस नेटवर्क। अब इसको लेकर के चाइना कितना सीरियस है ये तो आपको पता ही है। 2 दिनों पहले मैंने आपको बताया कि कैसे यूएनएससी रिजोल्यूशन नंबर 1267 में चाइना ने टेक्निकल होल्ड लगा दिया मक्की, जो एक टेररिस्ट है जो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, उसको टेररिस्ट डेजिग्नेशन में। तो चाइना ये सब सिर्फ बातें करता है, बट चाइना एक्चुअली इज़ नॉट सीरियस अबाउट काउंटरिंग टेररिज्म येट इट हैज़ बिन प्रपोज्ड। तो देखते हैं ये ट्रीटी अगर फाइनल हो जाएगी तो फिर उसको अलग से हम लोग देखेंगे। ब्रिक्स हैज स्टार्टेड इनिशिएटिव टू डिनाइल सेफ हेवन टू करप्शन। तो सेफ हेवन्स वो कंट्रीज़ होते हैं, जुरिडिक्शंस होते हैं जहाँ पे टैक्स से बचने के लिए कई सारे करप्ट लोग अपने अपने पैसे को वहाँ स्टैश करते हैं। तो जैसे कि हांगकॉन्ग इज़ कंसिडर टू बी, मालदीव इज़ कंसिडर टू बी, सिंगापुर, मॉरिशस, ये सब सिप्रस, दे आर कंसिडर टू बी सेफ हेवन्स, जमाइका। तो सेफ हेवन्स में करप्शन का पैसा स्टैश ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। G20 ने ऑलरेडी इस डायरेक्शन में स्टेप ले रखा है। आई होप आपको याद होगा ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स का कॉन्सेप्ट जो लाया गया था G20 में, तो उसी तरह का कुछ डिसीजन यहाँ पे भी ब्रिक्स में भी लिया जाएगा। देयर विल बी फोकस ऑन कॉम्बैटिंग ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम कोविड, फ्रेमवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन ई कॉमर्स। भारत इस पे ऑलरेडी एक स्ट्रिंजेंट डायरेक्टिव हाल फिलहाल में ला चुका है, मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपको बताया था। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रेड इंगेजमेंट ऑफ ब्रिक्स फोकल पॉइंट एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स थिंक टैंक नेटवर्क फॉर फाइनेंस। तो ये सब कुछ बातें की गई हैं रियल सेंस में। इसमें से कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर सेटअप किया जाएगा तो फिर उसको मैं डिटेल में कवर करूँगा इन माई न्यूज़पेपर एनालिसिस। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 ऑन फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about abortion rights in the US, and this topic is important from essay perspective, ethics and integrity perspective, also important for PSI or option students, especially from feminism topic. तो ये जो आर्टिकल है, it is actually about Roe versus Wade case of the US,
और रो वर्सेस वेड केस 1973 का यूएस का है क्या, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, इसको मैं डिटेल में कवर कर चुका हूँ इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 5 मई 2022। उसका सेकंड टॉपिक था ये 5 मई का, उसको जा कर के आप देखिए, दैट इज़ माय सजेशन। और आज के डिस्कशन के साथ उसको मिला करके देखिए, देन इट विल मेक मच सेंस। वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था अबाउट अबॉर्शन, कि हाउ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थिंक अबाउट अबॉर्शन। So there are some conservative parties who are against the idea of abortion. They are relatively liberal parties who support the idea of abortion. तो कंजर्वेटिव, जैसे यूएस के अंदर बात की जाए तो रिपब्लिकन्स, दे आर कंसिडर्ड टू बी कंजर्वेटिव एंड दे आर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ अबॉर्शन, जबकि डेमोक्रेट्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली लिबरल एंड दे सपोर्ट द आइडिया ऑफ अबॉर्शन। तो अबॉर्शन को लेकर कितना डिबेट क्यों है, अबॉर्शन राइट्स को लेकर कितना डिबेट क्यों है, इसमें क्या एथिकल इश्यूज़ हैं, उसको एक बार फिर से देखते हैं। तो मेन एथिकल इश्यूज़ विथ एसोसिएटेड विथ अबॉर्शन इज़ अबाउट द क्वेश्चन कि व्हेन डज लाइफ बिगिंस, आखिर किसी बच्चे का या किसी का भी जीवन कब शुरू होता है, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फीटस और वेदर व्हेन अ चाइल्ड कम्स आउट ऑफ मदर्स वूम्ब। अगर life begins in the with fetus itself, then abortion is like killing the baby. But if the life begins after the baby comes out of the mother's womb, then abortion should not be considered as killing the baby. So this is the first dispute. तो कुछ लोग सोचते हैं कि life begins in the embryo stage itself, and that is why they are against the idea of abortion, because abortion for them is tantamount to murder. Second ethical issue is about autonomy for women over their own bodies. So those who support the idea of abortion, they believe that women have complete right on their own body, and since the fetus is part of their body itself, that is why they have right to make decisions about their fetus itself, as long as it is safe to do so. So they have right to use counter reproductive measures. They have right to go for abortion. So this is what feminists think. Feminists believe that restriction on abortion is a kind of patriarchy. It is like forcing women not to practice complete autonomy on her own body. She should have right to make decisions about her own body, whether to go for right or not, whether to go for a child or not, or whether go for abortion or not should be completely within the discretion of a woman. So these are some murky areas as far as abortion as a topic is concerned. It creates a lot of debate, ethical issues, and that is how there are different political parties having different opinion about this particular issue. अब रो वर्सेस वेड केस यूएस का था क्या, वो मैं ब्रीफली आपको रिवाइज करा देता हूँ। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इन रो वर्सेस वेड केस साफ साफ कहा कि वीमेन हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू गो फॉर अबॉर्शन या टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी, and it is her absolute right as if the pregnancy is in the first 3 months. तो पहले 3 मंथ तक तो कोई रिस्क होता नहीं है, और पहले 3 महीने में women have absolute right to go for abortion. और नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में she has rights but with some restrictions as far as it is safe to do so, and third trimester में she does not have such right because उस केस में फिर it has some threat on her own life as well. तो मुद्दा ये है कि रो वर्सेस वेड जो केस था दैट प्रोवाइडेड राइट टू अबॉर्शन टू विमेन। करंट डेवलपमेंट कुछ ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को रिवर्स कर दिया है, और उसके हिसाब से नाउ सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज राइट टू अबॉर्शन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसका इम्प्लीकेशन ये हो सकता है, देखिए इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि अबॉर्शन इज़ बैंड इन एंटायर यूएस, ये मतलब नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अबॉर्शन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गारंटेड बाय यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि यूएस के अलग अलग स्टेट्स अब कानून बना करके वीमेन के अबॉर्शन राइट्स को छीन सकते हैं। मीन्स इफ दे आर प्रेग्नेंट दे कैन नॉट गो फॉर अबॉर्शन। कई सारे स्टेट्स हैं, खासकर जो रिपब्लिकन रूल्ड स्टेट्स हैं, दे आर रेडी विथ सच बिल्स। जैसे ही अब ये कानून आ गया है, जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आ गया है, दे विल कम अप विथ अ लॉ एंड दे विल बैन अबॉर्शन इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज। कई सारे स्टेट्स हैं यूएस के, आप देखिए अरकानसास, मिसिसिपी, दे आर रेडी विथ लॉ एंड नाउ the Supreme Court judgment is also in their favor. So now in these states abortion would be an illegal activity. Abortion is now banned.
अब इसको लेकर के कई सारे डिफरेंट ओपिनियंस निकल के आ रहे हैं यूएस में। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, ही हिमसेल्फ बिलोंग्स टू डेमोक्रेट, एंड डेमोक्रेट हैव डिफरेंट व्यू अबाउट अबॉर्शन, दे आर लिबरल अबाउट अबॉर्शन। सो नाउ डेमोक्रेट जो प्रेसिडेंट हैं, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन, ही हैज़ कंडेम्ड द पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ही सेज कि वुमेन इन दीज स्टेट्स वेयर अबॉर्शन विल बी बैंड कैन ट्रैवल टू दोज वेयर इट इज़ नॉट। तो this is how he has condemned the Supreme Court's decision. You can see there are many women activists who are celebrating this particular decision of Supreme Court. They are anti-abortion activists, so they are happy about the Supreme Court's decision. उसके अलावा कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे डेमोक्रेट्स की सरकार है, डेमोक्रेट गवर्नर्स हैं। They are saying, for example, California, Mexico, Michigan, they are saying कि they will provide abortion rights to women in their constitution itself. तो US के अंदर different states have their own constitution, and now these states are saying कि we will make abortion right as a constitutional right for women by amending our own constitution. तो इस तरीके से US पूरी तरह से divided दिख रहा है on the idea of abortion. The next article is about aircraft carriers, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. aircraft carrier क्या होता है ये ज़रा समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक नेवल शिप है ये मैं इस एयरक्राफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ये नेवल शिप जिस प्लेटफॉर्म पे ये एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, ये एक नेवल शिप है जो एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, और इनके ऊपर से एयरक्राफ्ट कैरियर्स टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। सो इसका फ़ायदा ये है कि हमारे एयरक्राफ्ट्स का रेंज बढ़ा देता है। मान लीजिए पाकिस्तान के कोस्ट पे जा कर के फिर हमारा एयरक्राफ्ट जाएगा और पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रक्शन करके वापस से एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आकर के लैंड कर जाएगा। तो दिस इज़ हाउ एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑगमेंट ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। इंडिया के पास अगर बात की जाए तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। दैट ऑल्सो वॉज टेकन फ्रॉम रसिया। उसके बाद इंडिया ने इसको लेकर के रीनेम कर दिया। इंडिया दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप कर रहा है जिसका नाम है INS विक्रांत, विच इज़ बीइंग बिल्ट एट कोची शिपयार्ड। करंट न्यूज़ ये है कि चाइना ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप कर लिया। चाइना के पास 2 ऑलरेडी फंक्शनल एयरक्राफ्ट कैरियर थे। देखो, एयरक्राफ्ट कैरियर होने का मतलब है मोर पावर टू द नेवी। सो दिस इज़ हाउ देयर कैन बी डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन 2 नेवीज़, तो नेवी एज वेल एज एयरफोर्स। तो चाइना ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है फुजियान डेवलप कर लिया है, विच इज़ फुल्ली डोमेस्टिकली बिल्ट इन चाइना। चाइना के जो बाकी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो हैं लाइनिंग एंड शानडोंग। ये जो तीनों के तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, फुजियान, लाइनिंग या शानडोंग, दे हैव बीन नेम्ड आफ्टर डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ चाइना। चाइना हैज़ प्लान टू डेवलप अराउंड 5 एयरक्राफ्ट कैरियर इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इंडिया को भी इस हिसाब से अपनी डेवलपमेंट्स करनी चाहिए एयरक्राफ्ट कैरियर की। चाइना इज़ बिल्डिंग, चाइना का जो नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर होगा दैट विल बी न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, सो दैट विल बी इवन मोर पोटेंट, पावरफुल। तो इंडिया शुड कीप दीज फैक्टर्स इन माइंड एंड शुड ट्राई टू कैच अप चाइना, इफ़ नॉट ओवरकम। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट न्यू इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम APSC प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हमारे स्टेट असम को बिलोंग करने वाले तपन कुमार डेका जी, जो 1988 के IPS बैच के IPS ऑफिसर हैं, ही वॉज गिवन हिमाचल प्रदेश कैडर। ही विल बी नाउ न्यू चीफ फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो। 2 साल के लिए वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ रहेंगे और हो सकता है कि बाद में भी उनको एक्सटेंशन मिल जाए। सो ही तपन कुमार डेका जी ओरिजिनली बिलोंग्स फ्रॉम बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट। ही वॉज ब्रॉट अप इन तेजपुर। इन हिज अर्ली लाइफ he was also ASU leader. He participated in Assam movement. अब he has been selected for IB chief post. तो ये जो है, ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, ये APSC प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तपन कुमार डेका हैज़ बिकम फर्स्ट पर्सन नॉट जस्ट फ्रॉम असम बट फ्रॉम एंटायर नॉर्थ ईस्ट टू बी सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। IB चीफ का पोस्ट के लिए बहुत बड़ी पोस्ट होती है। पूरा का पूरा इंटरनल सिक्योरिटी IB के ऊपर होता है। एक्सटर्नल जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं वो रॉ देखता है, इंटरनल जो है IB देखता है। उसके चीफ बने तपन कुमार डेका जी। ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही है। आप सबको इस तरह के इंसिडेंट से इंस्पिरेशन भी लेना चाहिए।
मोटिवेशन भी लेना चाहिए। देखिए अगर आप IAS IPS ज्वाइन कर लेते हैं इस एज में, तो वेयर यू कैन एंड अप बाय एंड ऑफ योर करियर, आप देखिए। तो इन तरह की पर्सनालिटी से आपको इंस्पिरेशन लेना चाहिए। आप इनके बारे में अलग से लिखिए नोटबुक में और उनसे उनके बारे में सोचिए। वेयर यू कैन इफ़ यू गेट इनटू सिविल सर्विसेज, स्पेशली by clearing UPSC civil services exam. The next article is about ban on plastic use in Assam. This topic is again important from APSC prelims perspective. आपको मैंने 2 दिन पहले बताया था कि एज पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स दैट वाज ब्रॉट इन 2021, 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन लगेगा। तो आसाम के अंदर भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे पूरी तरह से बैन लगाने की कोशिश कर रही है सरकार। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ किए हैं जो आपको इन जनरल एज अ अवेयर्ड सिटीजन भी जानना चाहिए। देखो 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक इस्तेमाल करने पे ऑन स्पॉट फ़ाइन लगेगा 500 रुपये का। अलग अलग जगहों पर रेड भी कर सकती है असम पुलिस। असम स्टेट का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ असम है, इट विल सर्व नोटिस टू डिफरेंट शॉप कीपर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट वेंडर्स कि अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का वो इस्तेमाल ना करें, स्पेशली दो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स जिनका थिकनेस जो है 100 माइक्रोन से कम है। तो ये सब स्टेप्स ले रही है आसाम सरकार सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के इस्तेमाल को कम करने के लिए। जो लोग जिनकी भी लाइवलीहुड डायरेक्टली सिंगल यूज़ प्लास्टिक से एसोसिएटेड है, उनको उनके अनएम्प्लॉयड होने का खतरा है। इस कारण से दोज पीपल विल बी नाउ गिवन ट्रेनिंग अंडर दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन सो दैट दे कुड फाइंड सम ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर देयर लाइवलीहुड। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के द लॉ स्पेसिफाइज दैट नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months। दिस इज रॉन्ग। They can actually join any political party within 6 months, not after that. And the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide. This is right. So the correct answer will be option B. मिशन कर्मयोगी को लेकर के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बैट्स दे आर नॉट कम्प्लीटली ब्लाइंड। हाँ, उनके कलर्स नहीं दिखते हैं, बट ऐसा नहीं कि दे आर कम्प्लीटली ब्लाइंड। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज आर नॉट इन असम, दे आर इन मेघालय। दे रिलाई ऑन इक्वल लोकेशन फॉर हंटिंग, दिस इज ट्रू। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, बट इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। दैट इज वाई द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।